दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर। आज मैं आपके सामने जो है एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आया हूँ, जो है पशुपालन संबंधित पशुपालन क्षेत्र से जो जुड़ी हुई जानकारी, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे राजस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश को पछाड़कर दूध उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 की पोजीशन पे आ गया है। जैसे कि आपको पता है कि 1950 में, मतलब जब देश आज़ाद हुआ उसके आसपास जो है इंडिया जो है वो एक दूध डेफिशिएंट, मतलब दूध की कमी वाले देशों के नाम से जाना जाता था। लेकिन ऑपरेशन फ्लड की सफलता, श्वेत क्रांति की सफलता और डॉक्टर वर्गीज कुरियन के प्रयासों से, एनडीडीबी के प्रयासों से जो है इंडिया 98 में जो है दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचा दूध उत्पादन के क्षेत्र में। और तब से लेकर 1998 से लेकर आज तक 2023 तक इंडिया जो है दूध उत्पादन में पूरे विश्व में जो है प्रथम स्थान पर चलता हुआ आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव लगातार बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे क्या फैक्टर्स रहे पिछले 10 से 12 सालों में कि राजस्थान जो है उसने सारे स्टेट्स को, जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं उनको जो है पछाड़ कर एक नंबर पोजीशन हासिल किया है। दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान अपने वाइब्रेंट कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने पहनावे के बारे में बहुत फेमस है। लेकिन अब आज के बाद जो है राजस्थान जो है दूध उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 स्थान हासिल करके अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज के लिए भी जाना जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया जो है पूरे विश्व में होने वाले दूध उत्पादन का लगभग 24% दूध उत्पादन जो है इंडिया में प्रोड्यूस होता है। और इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला जितना भी मिल्क है उसमें 15.05% का योगदान अब राजस्थान का है। तो दोस्तों, आपका ज़रा समय ना लेते हुए हम जानेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स रहे जिसके कारण जो है राजस्थान 1 नंबर की पोजीशन पर पहुंचा। और ये राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है, जो राजस्थान में लोग रह रहे हैं, कि यहाँ के किसानों ने मेहनत करके या यहाँ जो नस्ल पाई जा रही है उनकी गुणवत्ता को सुधार कर राजस्थान जो है वो 1 नंबर की पोजीशन पर पहुंचा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए डिस्कस करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप्स की क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर काम करके राजस्थान प्रथम स्थान पर पहुँचा। दोस्तों, मैं एक डेटा और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 1950 में, मतलब जब इंडिया आज़ाद ही हुआ उसके बाद पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें तो लगभग 124 ग्राम के आसपास थी। और अभी हाल ही में जो डेटा रिलीज हुआ है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 के अनुसार, उसमें पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें पूरे इंडिया के अंदर तो लगभग 434 ग्राम के आसपास है। 1950 में जो है 1950 में जो है इंडिया में दूध का प्रोडक्शन जो है वो लगभग 17 मिलियन टन के आसपास था, जो आज की तारीख में 221 मिलियन टन पहुंच चुका है। जहां पूरे विश्व में दूध उत्पादन में आप ग्रोथ देखें तो 2% के आसपास है, जबकि इंडिया में यही ग्रोथ 6% से ऊपर देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ के किसानों की मेहनत, यहाँ पर पाई जाने वाली नस्लें और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और यहाँ की राज्य और केंद्र सरकारों का ही बड़ा इम्पैक्ट है कि हम आज भी दूध में नंबर 1 बने हुए हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि वन बाय वन कि क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके बारे में। दोस्तों, फर्स्ट फैक्टर जो है वो है केंद्र सरकार की योजना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और पशुपालन से संबंधित क्या क्या योजनाएं समय समय पर लागू की है। एक बार ब्रीफ में उनको देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट पड़ा है ऑपरेशन फ्लड के बाद, ऑपरेशन फ्लड वाइट रिवोल्यूशन या श्वेत क्रांति आप कह लीजिए, उसकी इतनी सफलता के बाद जिसने इंडिया जो मिल्क डेफिशिएंट था उसको मिल्क का एक्सपोर्टर बनाया, उस प्रोग्राम की सफलता के बाद, फर्स्ट ऑपरेशन फ्लड के बाद उसकी सफलता के कारण, जिसके कारण जो है आप जानते हैं मिल्क डेफिशिएंट कंट्रीज हैं, इंडिया जो है मिल्क एक्सपोर्टर कंट्री में चेंज हो गया और लगातार इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है।
उस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2011 में नेशनल डेयरी प्लान को लॉन्च किया, जो कि अब तक 2 फेज में लॉन्च किया जा चुका है। नेशनल डेयरी प्लान 2011 से 2018 प्रथम फेज और 2019 से 2023 तक सेकंड फेज इसमें चलाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य, नेशनल डेयरी प्लान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मिल्क की प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को इंक्रीज करना, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, मतलब मिल्क की जो क्वालिटी है उसका भी इम्प्रूवमेंट करना। ये प्रोग्राम जो है NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और स्टेट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है उन दोनों के आपसी सहयोग से ये प्रोग्राम पूरे देश में लॉन्च किया जा चुका है। दोस्तों, इसके अलावा केंद्र सरकार की एक और योजना जो बहुत प्रभावी रही वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM, ये दिसंबर 2014 में लॉन्च की गई केंद्र सरकार द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य देसी गोवंश को संरक्षण व संवर्धन करना था, ताकि आनुवांशिक संरचना में सुधार किया जा सके, जैसे कि हाई जेनेटिक मेरिट वाले ग्रुपों से AI करवाना आदि। इसके अलावा एक और प्रोग्राम केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया NAIP नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। इसके अंतर्गत हाई जेनेटिक बूल वाले मेरिट से सीमन कलेक्ट करके उस सीमन से फिर जो है AI को कैरिड आउट किया जाता है। और इसके अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर भी केंद्र सरकार ने लॉन्च किया, इंफॉर्मेशन नेटवर्क एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ इनअप एक सॉफ्टवेयर। इसके अनुसार जो है अभी तक 3.08 करोड़ AI जो है करके इतने फार्मर्स को बेनिफिटेड किया जा चुका है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक प्रोग्राम और लॉन्च किया, वो जाना जाता है NADCP नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अंतर्गत FMD जो कि एक बड़ी बीमारी पशुओं में देखने को मिलती है, फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रूसोलोसिस, ये 2 बीमारियों का 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत अभी हाल ही में जब NADCP लॉन्च हुआ तब केंद्र सरकार द्वारा 13,500 करोड़ रुपए का प्रावधान वैक्सीनेशन को कैरी आउट करने के लिए किया गया है। तो अगर ये बीमारी, आपको पता है कि FMD एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी जानवर को अगर फुट एंड माउथ डिजीज हो जाती है तो वो एनिमल जो है अपने फुल प्रोडक्शन में कभी भी नहीं आ पाता है। तो केंद्र सरकार की इस पर नज़र है कि अगर हम इस बीमारी को पूरा इंडिया से इरेडिकेट कर दें तो जो जानवर की उत्पादकता है वो आसानी से बनी रह सकती है फुल पोटेंशियल के साथ। नेक्स्ट प्रोग्राम जो केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया 2013 के अंदर AHITF एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके अंतर्गत 15,000 करोड़ का जो है वो बजट दिया गया है ताकि डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू एडेड जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सके। एक और प्रोग्राम केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है पशु हाट पोर्टल। इसके अंतर्गत जो ब्रीडर हैं और जो फार्मर हैं इनको आपस में कनेक्ट करके ताकि किसानों को, जो फार्मर्स हैं, वो अपने पशुपालकों के लिए उत्तम क्वालिटी का बोवाइन जर्मप्लान आसानी से प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, ये कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं थी जिन्होंने बहुत सहयोग किया दूध उत्पादन में इंक्रीज करने में। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, सेकंड फैक्टर की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि राज्य सरकार का क्या बेसिक योगदान रहा या राज्य सरकार ने ऐसी कौन सी स्कीम लॉन्च की जिसके कारण राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पे आ पाया। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये 15 अगस्त 2012 में राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई और इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा। जो किसानों की बहुत ही बड़ी इनकम, जब पशु बीमार होता था तो उसमें खर्च होती थी, उसको सही कराने में खर्च होती थी, लेकिन राज्य सरकार ने जब लॉन्च की ये स्कीम तब 87 प्रकार के मेडिसिन और 13 प्रकार के सर्जिकल कंज्यूमेबल्स फ्री कर दिए
उसका जो खर्चा है वो किसानों को नहीं उठाना पड़ रहा, और इसके कारण जो है पशुपालन अब आम किसान भी आसानी से कैरिड आउट कर पा रहा है। और अब जो है इस स्कीम के अंतर्गत 110 प्रकार की दवाई जो है वो किसानों को, जो भी राजकीय इंस्टीट्यूट्स हैं पशुपालन से संबंधित, वहाँ पर ये 110 प्रकार की दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। राज्य सरकार की एक और स्कीम जो पशुपालकों को बहुत ज़्यादा लुभा रही है वो है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, जिसके अंतर्गत फरवरी 2019 से प्रति लीटर 2 रुपये की सहायता राशि किसानों को एक्स्ट्रा दी जा रही है, जिसे अभी 2022-23 के बजट में बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर जो है एक्स्ट्रा राशि किसानों को दी जा रही है। तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता मिल रही है, जो किसानों को अपने जानवरों के लिए फीड खरीदने के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए और अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही है। एक और राज्य सरकार ने जो काम किया है इस सेक्टर के लिए कि जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होते हैं जैसे घी, बटर, योगर्ट, चीज़, पनीर, इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है, ताकि ये मार्केट में जल्दी से कंजप्शन हो और लोगों का इस तरफ ध्यान आकर्षित हो। तो ये राज्य सरकार की कुछ स्कीम्स थी जिनका फ़ायदा मिला और लोगों किसान को ज़्यादा दूध उत्पादन की तरफ आकर्षित किया। और ये कारण है कि तीसरे फैक्टर की तरफ दोस्तों हम चलते हैं, तो वो है राजस्थान के पशुपालक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जानते हो कि राजस्थानी जो होते हैं वो मेहनत में कतराते नहीं हैं। जो डेयरी से जुड़ा व्यवसाय है, जो दूध उत्पादन से जुड़ा व्यवसाय है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो राजस्थान के किसानों के लिए इन्होंने मेहनत करके सिद्ध कर दिया कि इन्हीं के कारण जो है आज दूध उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है। कोविड-19 की सिचुएशन जब आई तब इन्होंने जो है आपदा को अवसर में चेंज कर दिया और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को ज़्यादा मार्केट तक पहुंचाया। लोगों ने जब पास्चुराइज मिल्क जो है वो ज़्यादा लेना काम में स्टार्ट किया, पैकिंग फूड को ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने भी उस जो अवसर मिला, जो आपदा है, उसको अवसर में चेंज करके भी इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। चौथा जो बड़ा फैक्टर है वो यहाँ की पाई जाने वाली नस्लें हैं, जो राजस्थान की लोकल नस्लें हैं, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। दोस्तों जैसा आपको पता है कि राजस्थान की जो मुख्य नस्लें हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें बहुत अच्छी होती है, उनमें टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो ये 2 बड़े फैक्टर होते हैं कि राजस्थान में वेरिएशन टेम्परेचर का बहुत होता है। 0 टू सर्दी में आप देखेंगे तो 0 तक टेम्परेचर चला जाता है, गर्मी में वही 50 के आसपास चला जाता है। तो ये पूरा टेम्परेचर को जो वेरिएशन है ये आसानी से सहन कर लेती है और जल्दी से राजस्थान की जो देसी नस्लें होती है, जो भारत की देसी नस्लें हैं, वो जल्दी से बीमार नहीं होती। एक्टोपैरासाइट की ज़्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिलती। एक्टोपैरासाइट का मतलब जू, चिचड़े, किलन, इनकी जो समस्याएं हैं वो देसी नस्लों में बहुत कम देखने को मिलती है। और प्रोडक्टिविटी जैसे केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से गिर गाय की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। साहिवाल, थारपारकर, मेवाती, मालवी, इनका प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम बात करें अजमेर संभाग में गिर गाय का बहुत प्रभुत्व है, बीकानेर संभाग में राठी गाय का, ऐसे जोधपुर संभाग की हम बात करें तो कांकरेज का, भरतपुर संभाग की बात करें तो हरियाणा नस्लों का बहुत प्रभुत्व है। और मुर्रा नस्ल जो है वो नॉर्थ इंडिया से आती है, तो राजस्थान ने उसका भरपूर फायदा उठाया, राजस्थान के किसानों ने। और आज पूरे राजस्थान में जो है मुर्रा नस्ल ही जो है भैंसों में पाई जाती है और उसी का बेसिकली सीमन राज्य सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराया जा रहा है भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए। 5th जो फैक्टर है दोस्तों वो है डेयरी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रही है। डेयरी सेक्टर में बेसिकली 4 बड़े प्लेयर मेरे को देखने को मिले हैं। उसमें है सरस, पायस डेयरी, लोटस एंड मदर डेयरी। ये चारों डेयरीज ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी राजस्थान में जो टोटल दूध का मार्केट है, आई मार्क ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार
राजस्थान का जो दूध का मार्केट है वो 1114 बिलियन रुपीज का है। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान की इकोनॉमी में प्रोवाइड करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने और भी बहुत सारे अच्छे काम किए कि जो किसान जो घर घर जाके दूध बेचता था उसमें उसका इकोनॉमिक नुकसान भी होता था व्हीकल के रूप में, और उसका समय भी बहुत ख़राब होता था। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी आने से और उसको गांव में ही, उसके घर पे ही, उसकी गली में ही मार्केट मिल गया। वो अपना दूध जो है वहाँ पर सेल आउट कर सकता है, और पेमेंट का भी कोई अब इशू नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जाने वाला मिल्क हर 10 दिन के 10 दिन ही जो है वो पेमेंट हो जाता है उसका दूध का, अकॉर्डिंग टू दैट फैट एंड एसएनएफ। तो मार्केट भी जो है अब किसानों को बहुत अच्छा उपलब्ध हो गया है। तो राजस्थान अभी 17,500 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पूरे गाँव में काम कर रही है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आने के अलावा आने से किसानों को मार्केट तो मिला ही है, इसके अलावा वो एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए भी काम कर रहे हैं। किसानों को नई नई बीमारियों, दूध उत्पादन को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इनके बारे में जागरूक कर रहे हैं। उनका एक प्रोग्राम राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम RBP, उसमें वो ये बताते हैं कि किसानों को लोकल लेवल पे क्या क्या फीड काम में लेके अपने जानवरों को पाल सकते हैं और उससे दूध उत्पादन इंक्रीज कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने ट्रिमेंडस वर्क किया है दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार, इसने दूध उत्पादन को नंबर 1 लाने के लिए राजस्थान में इसने ट्रिमेंडस वर्क किया है। ये खुद 2 पिलर पे खड़ा हुआ है, एक वेटनरी डॉक्टर्स और एक लाइव स्टॉक असिस्टेंट, दोनों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है इसमें पॉली क्लिनिक जो है, अभी हाल ही की सिचुएशन अगर हम नोटिस करें तो 48 पॉली क्लिनिक है। BVHO जो है ये 352 इसके ऑफिसेज हैं। VHF वेटनरी फर्स्ट ग्रेड हॉस्पिटल इसकी हम बात करें तो ये 479 हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा वेटनरी हॉस्पिटल्स की बात करें तो लगभग 2100 हॉस्पिटल्स अभी राजस्थान सरकार के अधीन काम करते हैं। और सब सेंटर्स की बात करें तो लगभग 6300 सब सेंटर इसमें काम करते हैं। तो ऐसे टोटल जो है 9500 वेटनरी इंस्टीट्यूट्स हैं जो ग्रामीणों को ये लगातार सेवाएं पहुंचा रहे हैं। और राज्य सरकार की योजनाएं हों चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, कोई भी योजना हो जिसको धरातल पर लाने का काम, जिसको एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम केवल और केवल वेटनरियन और पैरा वेटनरी स्टाफ्स कर रहे हैं। इनको दिल से सैल्यूट्स है। ये लोग चाहे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम्स, केंद्र सरकार फ्री में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम्स डोर टू डोर किसानों को मुहैया करा रही हो, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हो, कैस्ट्रेशन की स्कीम हो, NADCP के अंतर्गत जो वैक्सीनेशन केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं, FMD हो चाहे ब्रुसेलोसिस हो, या राज्य सरकार द्वारा भी और भी जो भी वैक्सीनेशन कराए जा रहे हैं, PPR और BQHS और भी अभी लंपी में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो दोस्तों, इनके बिना ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपको जो है आपको और हमको जो है सुबह बैठे सबसे पहले हमें एक चाय की ज़रूरत होती है और उस चाय की बनाने के लिए दूध की बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो वेटरनियन और पैरा वेटरनरी स्टाफ्स के बिना ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम सुबह उठ के वो चाय की चुस्की आराम से पी सकें। तो दोस्तों, ये एक 6 पिलर्स मुझे लगता है कि सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है और ये सब जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। इसी के कारण जो है राजस्थान आज दूध में नंबर 1 बन पाया है। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उसमें हम जानेंगे कि कैसे कोई पशुपालक बढ़ा सकता है अपने जानवरों में दूध उत्पादन की क्षमता। तो दोस्तों, स्टे क्यूरियस, स्टे ट्यून फॉर मोर कैपिटेटिव कंटेंट एंड आगे कोशिश करूँगा और भी इंफॉर्मेटिव कैपिटेटिव वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो कंसाइज फॉर्म में मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट।